हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चिकपी। ये चिकपी चिकन लेग पीस वाला नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। चिकपी हम लोग ग्राम को बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में चना बोलते हैं। ओके, चना तो डेली खाते ही हैं, आज उसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। लेक्चर के दौरान ही सब कुछ आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं चना के कॉमन नेम से। सबसे पहले तो चिकपी उसका कॉमन नेम में ही आता है, उसका हम और ग्राम भी बोलते हैं। चने को हम बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, बंगाल ग्राम। ओके, अब उसके बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। बट बोटेनिकल नेम से पहले हमें ये कहानी समझनी होगी। चने दो तरह के होते हैं, आपके घरों में भी आपने देखा ही होगा। एक थोड़ा सा वाइटिश इन अपीयरेंस होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और एक थोड़ा छोटा होता है और ब्राउनिश इन अपीयरेंस होता है, जिसे हम सुबह सुबह खाते हैं। तो ये वाला को हम बोलते हैं काबली चना, काबली चना। और ये होता है देसी चना, देसी ग्राम। ओके, अब दोनों का बोटेनिकल नेम अलग अलग है। इसका होता है साइकर काबुलिकम, साइकर काबुलिकम। और देसी ग्राम का क्या होता है बोटेनिकल नेम? साइकर आरिटेनम, साइकर आरिटेनम। ये काबली चना का काबुलिकम है, देसी का आरिटेरम है। कोई मुश्किल नहीं होगी याद करने में। दोनों का क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग होता है। देसी वाले में होता है क्रोमोसोम नंबर 2n = 14 और इसमें होता है 2n = 16। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी होता है दोनों में। ये आपको सबसे पहले तो सीड में डिफरेंस आपको दिख रहा है। इसके सीड कैसे हैं? स्मॉल है। और इसका सीड कैसा है? लार्ज है, रिलेटिवली लार्ज होता है इसका सीड। और इसका सीड का कलर भी देख लीजिए, सीड लाइट या फिर वाइट कलर का होता है। सीड कोट, सीड का सीड कोट वाइट, वाइट पेन से भी लिख रहे हैं, या फिर लाइट कलर का होता है। और इसका सीड कोट कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, दिख ही रहा है आप लोगों को, डार्क सीड कोट होता है। और इसका सीड कोट जो होता है वो रफ होता है, आप लोग कभी टच करके देख सकते हैं अगर नहीं ध्यान दिया हो तो। और काबली चना का सीड कोट स्मूथ होता है। इतनी बातें समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को। ये देसी चने में ब्रांचिंग भी ज़्यादा होती है, काबली चने में ब्रांचिंग भी थोड़ी कम होती है उनके प्लांट की अगर बात करें तो। अब आगे बढ़ते हैं, हम फैमिली की बात करते हैं। कौन से फैमिली में आता है? फैमिली में कुछ याद करने वाला है ही नहीं। सारे पल्सेस फैबेसी फैमिली के ही मेंबर हैं। ऑल पल्सेस आर मेंबर ऑफ फैबेसी फैमिली, जिसे हम पहले लेगुमिनेसी भी बोलते थे। तो इसमें याद करने जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। अब ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ है? अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है रबी क्रॉप में? वीट पढ़ा, बार्ली पढ़ा है। दोनों का ओरिजिन क्या है? साउथ वेस्ट एशिया। इसका भी ओरिजिन वही है, साउथ वेस्ट एशिया। इजीली याद हो जाएगा, इसमें भी कुछ याद नहीं करना है। अब वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किसका प्रोडक्शन? डेफिनेटली ग्राम पढ़ रहे हैं तो उसी के प्रोडक्शन का बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन और एरिया है इंडिया में, उसके बाद है पाकिस्तान में, देन आपका थर्ड नंबर पे आता है टर्की। टर्की, तुर्की, जो भी बोलिए, आपकी मर्ज़ी है। और फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब इंडिया के अंदर स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और एरिया कहाँ सबसे ज़्यादा है? इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एंड एरिया कहाँ पे है? सबसे पहले नंबर पे आता है एमपी, देन आता है राजस्थान, देन आपका आता है यूपी। अब यहीं पे एक बात याद हो जाएगा आपको डायरेक्ट अभी ही। एमपी में एरिया कितना है? 3 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 3 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। और प्रोडक्शन कितना होता है? 3 मिलियन टन्स प्रोडक्शन है। 3 मिलियन हेक्टेयर एरिया और 3 मिलियन टन प्रोडक्शन है एमपी का। ऑल्दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद हो जाएगा अभी।
अब हम पढ़ क्या रहे हैं, पल्सेस। पल्सेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है चिकन पी, और चाहे कोई सा भी पल्सेस पढ़े, सबसे पहले तो हम प्रोटीन ही की बात करते हैं। प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, तो प्रोटीन परसेंटेज पल्सेस में ऐसे आप 21% बोल सकते हैं, बट फिर भी अगर प्रिसाइजली बात करें तो 21.1% पाया जाता है चिकपी में प्रोटीन का परसेंटेज। ओके, प्रोटीन के बाद हम फैट का बात करते हैं। फैट 4.5% पाया जाता है चिकपी में। और अदर विटामिन्स और मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, अदर में आ जाता है आपका कैल्शियम पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन सी। सुबह सुबह आप लोग चने को स्प्राउट करके खाते हैं, तो स्प्राउटेड और जर्मिनेटेड ग्राम में विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है। और यह विटामिन सी एक डिजीज़ होती है, स्किन डिजीज़ स्कर्वी, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर सुबह सुबह आप खाते हैं तो वो स्किन डिजीज स्कर्वी आपको नहीं होगी। और बोला जाता है खाली पेट चना खाया कीजिए। क्यों खाली पेट, क्योंकि चने में ब्लड प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है, चना ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। ओके, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक बातों पे चर्चा करते हैं चने के प्लांट के बारे में। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, होप आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट, इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है, सारे रबी क्रॉप लॉन्ग डे प्लांट ही होते हैं, सभी को पता है। और चिकपी कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर हम इसके टेस्ट वेट इंपॉर्टेंट है, इसका टेस्ट वेट की बात करें, दो तरह का चिकपी होता है हमारे पास, तो दो अलग अलग टेस्ट वेट भी आएगा। अगर देसी का बात करें तो उसका टेस्ट वेट होता है 140 टू 259 ग्राम या फिर 260 ग्राम बोल सकते हैं उसको। काबुली चने की बात करें तो उसका होता है 260 से 400 ग्राम। इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा याद करने में। ये देसी का कितना है, 140 टू 260। काबुली का उसी के जस्ट आगे से कंटिन्यू कर दीजिए, 260 टू 400। टेस्ट वेट याद हो गया। अब इसका लीफ जो होता है, लीफ को हम यूज करते हैं वेजिटेबल के रूप में, अगर प्रिसाइजली बोले तो साग। उसके लीफ का साग भी बनता है, चने का साग बहुत पॉपुलर होता है, अच्छा भी लगता है खाने में। तो वो इसके लीफ जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। सॉल्टी क्यों होते हैं, लीफ सॉल्टी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मैलिक एसिड 90 टू 96% पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, 4 टू 10%। तो मेनली मैलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्टी टेस्ट के लिए चने के लीफ का। और अगर जर्मिनेशन की बात करें हम चिकपी में, जर्मिनेशन कैसा होता है, इपीजियल जर्मिनेशन होता है। इपीजियल जर्मिनेशन, होप आपको इपीजियल हाइपोजियल ये सब पता होगा। अगर नहीं पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसमें एक्सिलरी रेसिम बोलते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस को। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी रेसिम। एक्सिलरी रेसिम या फिर सिंपली रोजेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोल देते हैं। आप लोग याद रखेंगे, इसके इन्फ्लोरेसेंस को एक्सिलरी रेसिम बोलते हैं। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं और पैकेज एंड प्रैक्टिस थोड़ा सा। क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट चाहिए, ये रबी क्रॉप है तो सभी को पता है कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। सारे रबी क्रॉप को कोल्ड क्लाइमेट ही चाहिए होता है। क्लाइमेट में भी आइडियल टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसको, 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस। और इसमें सॉइल कैसा चाहिए, ऐसे तो मेनली सारे रबी क्रॉप्स को लोमी सॉइल ही चाहिए होता है, इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अब वेल ड्रेन्ड क्यों चाहिए इसको, क्योंकि ये इसका जो प्लांट है वो हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव लिखा हुआ है, हाईली सेंसिटिव टू एक्सेसिव मॉइस्चर।
हाईली सेंसिटिव होता है मॉइस्चर के लिए, तो अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होगा तो वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगा और प्लांट डेड कर जाएगा। इसी वजह से इसको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें रफ सीड बेड बनाना होता है। कैसा? रफ सीड बेड, क्योंकि इसका सीड बड़ा है तो इसमें हमें सॉइल्स को ज़्यादा बारीक, ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और लैंड प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी वहीं कल्टीवेटर वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। अब सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट इंपॉर्टेंट है ये। सीड रेट कितना? फिर से दो कहानी आएगी इसमें, देसी और काबली। देसी का सीड रेट होता है 70 to 80 kg पर हेक्टेयर, और काबली का 80 to 100 हो जाएगा, 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। अब फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछे, नहीं मुझे तो ग्राम का ही सीड रेट चाहिए, मेरे को अलग अलग नहीं चाहिए, तो दोनों को देख लेते हैं, दोनों का मिला के लिख देंगे जिसमें दोनों ही कवर हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम? 70 to 100 kg पर हेक्टेयर। इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है ऐसा। सीड रेट 70 to 80 kg और 80 to 100 kg। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। सीड ट्रीटमेंट ये भी आपको अभी याद हो जाएगा। सीड ट्रीटमेंट हम 3 करते हैं। सबसे पहले तो फंगीसाइड का यूज़ करते हैं, देन हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड के बाद हम राइजोबियम कल्चर कराते हैं। राइजोबियम कल्चर यानी सिंपली राइजोबियम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया को क्यों ग्रो कराते हैं? ताकि राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छे से एंटू फिक्सेशन कर सके। एंटू फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा कहाँ पे? रूट नोड्यूल्स में करेगा। रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? लेग हीमोग्लोबिन। लीव इट, उतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं सीड ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स हैं। अब ये इसी सीक्वेंस में करते हैं। आप बोलेंगे सीक्वेंस क्यों ज़रूरी है? तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हम राइजोबियम कल्चर करा देते हैं, तो राइजोबियम कल्चर तो हमने करा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। बट उसके बाद जैसे ही हम फंगीसाइड डालेंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया फंगीसाइड डालते ही मर जाएगा वो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमें राइजोबियम कल्चर कराने का। इसीलिए हम स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फंगीसाइड से ट्रीट करते हैं, देन इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करते हैं, तब राइजोबियम कल्चर करते हैं। बड़ा अच्छा ट्रिक आ गया, FIR। सभी को पता है FIR। तो इसी सीक्वेंस में सीड ट्रीटमेंट का ये सीक्वेंस याद रखेंगे। FIR, पहले फंगीसाइड, देन इंसेक्टिसाइड, देन राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर क्यों कराते हैं? रूट नोड्यूल्स बनाने के लिए। राइजोबियम कल्चर होता है रूट्स में, तो रूट नोड्यूल्स कब बनते हैं? 20 से 25, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, डेज आफ्टर सोइंग। अब ये क्यों बताया आपको? अभी समझ आएगा आपको आगे लेक्चर में। रूट नोड्यूल्स कब बनते हैं? 20 से 25 दिन बाद। सीड ट्रीटमेंट तो कर लिया हमने। अब स्पेसिंग कितनी रखनी होगी हमें सीड्स में? स्पेसिंग फिर से 2 कहानी आएगी, देसी की और काबली की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। देसी का हम लोग स्पेसिंग रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। काबली का डिस्टेंस हम लोग स्पेसिंग रखते हैं 45 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, दैट्स वाई बाहर में हम स्क्वायर यूज़ करते हैं। अगर हम अलग अलग लिख रहे होते तो 30 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, वहाँ स्क्वायर यूज़ नहीं करते। होप आप लोग समझ गए होंगे। और स्पेसिंग जब भी लिखते हैं तो जो भी बड़ा वाला यूनिट होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रो टू रो डिस्टेंस होता है, 2 रो के बीच का डिस्टेंस होता है। और छोटा वाला जो भी हम यूनिट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो प्लांट टू प्लांट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये क्या हो गया? रो टू रो का स्पेसिंग हो गया, और ये प्लांट टू प्लांट का स्पेसिंग हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम स्पेसिंग देख लिया हमने। अब हम फर्टिलाइजर्स भी देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स भी तो डालना ही होता है। फर्टिलाइजर्स हम पल्सेस पढ़ रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फर्टिलाइजर में भी कुछ याद नहीं करना है। फर्टिलाइजर में सारे पल्सेस में एक ही रेशियो रहता है NPK का, NPK, N/P/K, 20:40:20, एकदम फिक्स है, यही रहेगा। सिर्फ एक सोयाबीन का अलग से याद रखिएगा। सोयाबीन का होता है 20:50
20:20। अब ये सोयाबीन को फॉस्फोरस से इतना लगाव क्यों है, ये हम जब सोयाबीन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखिए सारे पल्सेस का क्या होता है 20:40:20। अभी हमने इससे पहले वीट पढ़ा था, उसमें क्या था 20:60:50। नाइट्रोजन उसमें, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, 120 था। और पल्सेस में इतना कम क्यों दे रहे हैं? सभी के दिमाग में आ गया होगा क्योंकि पल्सेस तो N2 फिक्सेशन करते हैं। तो फिर किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब वो N2 फिक्सेशन करते हैं तो हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे ही क्यों रहे हैं। ये हम 20 kg भी पर हेक्टेयर है, ये तो सभी को पता है ना, पर हेक्टेयर kg पर हेक्टेयर लिख देता हूँ अच्छे से, kg पर हेक्टेयर, ये भी kg पर हेक्टेयर में ही है। कोई पूछ रहा होगा कि हम 20 भी क्यों देंगे, हम वो भी नहीं देंगे। तो अभी अभी मैंने बताया कि N2 फिक्सेशन होता कहाँ है, नोड्यूल्स में। और नोड्यूल्स बनते कब है, 20 से 25 दिन तक। तो 20 से 25 दिन तक तो उसको सर्वाइव करने के लिए हम नाइट्रोजन देंगे ही ना। तो ये 20 यूनिट भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 दिन में रूट नोड्यूल्स बनते हैं तो 20 kg नाइट्रोजन देते हैं 1 हेक्टेयर में। और पोटेशियम भी 20 kg ही देते हैं, नाइट्रोजन 20, पोटेशियम 20 और उसका डबल फॉस्फोरस 40। फर्टिलाइज़र भी याद हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्टिलाइज़र देख लिया हमने, अब टाइम ऑफ सोइंग देख लेते हैं, कब लगाएंगे उसको। टाइम ऑफ सोइंग, सोइंग कब करेंगे, इसके लिए हम करते हैं 1 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। फिर भी बेस्ट टाइम जो बोला जाता है 15 अक्टूबर को माना जाता है। अब ये क्यों बोला मैंने, इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। देखिए, सोइंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अर्ली सोइंग, या फिर लेट सोइंग। अर्ली सोइंग, अब इसमें मेनली अगर हम ग्राम की बात करें तो दो डिजीजेज या दो प्रॉब्लम्स बोल लीजिए। एक तो होता है इंसेक्ट अटैक। इंसेक्ट, ये कौन सा इंसेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉड बोरर। इसका साइंटिफिक नेम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप बट याद रखेंगे कि पॉड बोरर का अटैक होता है। और ये डिजीज़ कौन सा है, विल्ट डिजीज़। विल्ट डिजीज़, दो प्रॉब्लम है, एक तो इंसेक्ट अटैक है, दूसरा है विल्ट डिजीज़। अगर हम इसमें अर्ली सोइंग करेंगे तो अर्ली सोइंग में विल्ट डिजीज़ का चांस ज़्यादा होता है, और लेट सोइंग कर रहे हैं तो इंसेक्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बीच वाला टाइम बेस्ट माना जाता है। बट फिर भी फार्मर चूँकि अपने लेवल पे वो कुछ तो डिसाइड करता ही है कि हम अभी लगाएं कि मतलब अर्ली सोइंग करें या लेट सोइंग करें। तो फार्मर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द एबंडेंस ऑफ दिस डिजीजेज, आई मीन दिस प्रॉब्लम्स, कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर इंसेक्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है तो वो अर्ली सोइंग कर लेगा, क्योंकि लेट सोइंग पे इंसेक्ट अटैक का चांस ऐसे भी ज़्यादा होता है। और अगर वहाँ पे विल्ट डिजीज़ ज़्यादा है उसके एरिया में तो वो लेट सोइंग कर लेगा ताकि विल्ट से बचा जा सके। और ऐसे ओवरऑल बात करें तो मोस्ट ऑफ द रीजन्स में विल्ट डिजीज़ ही ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर जगह लेट सोइंग को ही प्रीफर किया जाता है। ओके, लेट सोइंग इज़ प्रीफर्ड मोर। आगे हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ सोइंग। सोइंग में ही चल रहा है ये, डेप्थ ऑफ सोइंग। डेप्थ ऑफ सोइंग, डेप्थ को हम रखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर। अगर हम 8 सेंटीमीटर से भी कम डेप्थ रखेंगे, 8 से कम अगर रखते हैं तो विल्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम डेप्थ का भी ध्यान रखते हैं इसमें, और इसमें डेप्थ वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग कितनी रखते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर। अगर हम 8 सेंटीमीटर से कम डेप्थ रखेंगे तो विल्ट डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम इरीगेशन की बात करते हैं। हमने सोइंग भी कर दिया, अब इरीगेशन भी तो देना होगा। सारे पॉइंट्स एकदम सीक्वेंस में, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी खास रटने का ज़रूरत है। इरिगेशन मेनली 2 देना होता है, जैसे कंपलसरी इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं तो वो 2 होता है। पहला तो होता है ब्रांचिंग स्टेज में, ब्रांचिंग स्टेज, इसका ब्रांचिंग स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भी आगे जब हम निपिंग देखेंगे तो हम समझेंगे ब्रांचिंग का इंपॉर्टेंस। ब्रांचिंग स्टेज कब होता है, 30 डेज आफ्टर सोइंग, तो उस टाइम पे हम एक इरिगेशन दे देते हैं अगर 2 इरिगेशन है हमारे पास तो। दूसरा हम देते हैं फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग
स्टेज। और ये फ्लावरिंग स्टेज कब होता है? ये होता है 55 डेज आफ्टर सोइंग। अब फिर भी कोई कमर्शियल लेवल पे कर रहा है कि नहीं हम तो कितना भी पानी, बहुत पानी दे सकते हैं, बट अपने को क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक्स्ट्रा इरिगेशन दे देते हैं। एक्स्ट्रा इरिगेशन हम कब देंगे? कभी भी नहीं दे देंगे ना, एक कोई तो टाइम होगा ही कि इस टाइम देने पे ज़्यादा बेनिफिट करे, तो वो होता है पॉड डेवलपमेंट स्टेज। कौन सा? पॉड डेवलपमेंट स्टेज। पॉड डेवलपमेंट स्टेज कब आता है? 80 डेज आफ्टर सोइंग। उस टाइम भी इरीगेशन का इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर हमें 3 इरीगेशन देना है तो दिख रहा है, 2 इरीगेशन देना है तो भी दिख रहा है कब देना है। इरीगेशन भी दे दिया हमने, बट वीड्स भी तो आएंगे फील्ड में, तो वीड मैनेजमेंट वीड मैनेजमेंट। ओके, वीड मैनेजमेंट, इसमें भी कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वीड मैनेजमेंट के लिए मस्त अपना खुरपी कुदाल उठाइए और इंटरकल्चरल ऑपरेशन करिए। इंटरकल्चरल ऑपरेशन या फिर इंटर कल्टिवेशन, और हटा दीजिए वीड्स को। बट फिर भी कोई है कि नहीं हम तो ये सब नहीं करेंगे, हम तो केमिकल्स का ही यूज़ करेंगे, तो वीड मैनेजमेंट के लिए हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड कौन सा यूज़ करते हैं? पेंडीमिथाइलिन। पेंडीमिथाइलिन। अब ऐसा नहीं कि पेंडीमिथाइलिन लाए और जब मन किया फेंक दिए खेत में, नहीं। पेंडीमिथाइलिन के बारे में पता होना चाहिए कि यह प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, तो इसे हम प्री इमरजेंस के टाइम पे ही देते हैं। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्राम में, इससे अगर एक ही क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, और वो है निपिंग। निपिंग को हम अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ये देखिए, ये सॉइल का लेवल हो गया, इसके नीचे में ये रूट्स हैं। कौन से रूट्स होते हैं आपको भी पता है? टैप रूट सिस्टम होता है इसमें। टैप रूट, चिकपी में टैप रूट सिस्टम होता है, और ये हमने उसका स्टेम बना दिया। ओके, अब डायग्राम पे होता है, ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो। तो ये उसका जो टिप होता है, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन रूट और शूट टिप पे ही होता है, सभी को पता है। और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है। ग्रोथ ज़्यादा, अगर मतलब टिप का ग्रोथ ज़्यादा होगा, यानी कि प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। और अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो सारे न्यूट्रिएंट, फूड और वाटर, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, फूड और वाटर यहीं पे यूज़ होगा, इसी टिप के ग्रोथ में। हमें तो चाहिए कि पॉट्स बने उनमें। हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सीड। जितने ज़्यादा सीड्स बनेंगे उतना अच्छा होगा फार्मर के लिए। तो फार्मर चाहता है इस एपिकल, इस ये टिप का जो ग्रोथ हो रहा है ज़्यादा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, टिप को रिमूव कर देना, यहाँ से काट देना इसको। तो अगर हम टिप को काट देंगे तो न्यूट्रिएंट्स लेटरल साइड्स में ज़्यादा जाएंगे, यानी लेटरल टिप के ग्रोथ की बजाय ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो उसमें ज़्यादा सीड्स होंगे। समझ रहे हैं ना? तो वो फार्मर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये नैपिंग कॉन्सेप्ट आया। ये नैपिंग होता क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप ऑफ प्लांट। रिमूवल ऑफ टॉप या टिप, जो भी बोलिए, ऑफ प्लांट। और ये रिमूव हम लोग करते क्यों हैं? टू डाइवर्ट न्यूट्रिएंट्स टू लेटरल पार्ट्स। टू डाइवर्ट न्यूट्रिएंट्स टू लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट या ब्रांचेस बोल लेते हैं। और इससे क्या होगा कि ब्रांचिंग बढ़ेगी। ब्रांचिंग बढ़ेगी उस प्लांट में तो ज़्यादा सीड्स लगेंगे, क्योंकि टिप पे तो कोई सीड लगता नहीं है। तो इसी वजह से निपिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो एक तो तरीका हो गया कि सारे प्लांट्स को पकड़िए और इसका टिप काट दीजिए, लेबर वेबर को रखिए और वो जाएंगे सारे टिप्स को उड़ा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया निपिंग करने का। तो लेबर को कब छोड़ेंगे फील्ड में? ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही टिप आया हम उड़ा दिए टिप को, वैसे तो प्लांट ही डेड हो जाएगा। तो निपिंग कराते कब है? 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग। 30 से 35 दिन बाद प्लांट का लेंथ कितना होता है? लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर
लॉन्ग प्लांट हो गया रहता है, तब उसमें हम टिप्स को रिमूव करा देते हैं। बट कोई बोले कि भैया हम तो 5 हेक्टेयर में लगाए हुए हैं, उतना लेबर हम कहाँ से रखेंगे, हम तो केमिकल ही यूज करना चाहते हैं। सबका सॉल्यूशन है भैया, निपिंग के लिए केमिकल कौन सा यूज किया जाता है, टीबा। टिप को हटाने वाला केमिकल कौन सा है, टिब्बा। ये भी याद करने में कोई दिक्कत खास नहीं होने वाला है। टिप को हटाने वाला केमिकल टिब्बा है, टिब्बा रिमूव्स द टिप। तो टिब्बा कितना कंसंट्रेशन तो फिक्स होगा ना उसका, 70 ppm पे यूज करते हैं, 70 to 75 ppm यूज कर लेते हैं लोग। तो टिब्बा का कंसंट्रेशन 70 ppm रखते हैं हम। बहुत जगह 70 है, बहुत जगह 75 है, आप कोई भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टिब्बा का हम लोग यूज करते हैं, टिप अपने आप ही सूख के हट जाता है, एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाता है। एपिकल डोमिनेंस खत्म तो लेटरल ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, लेटरल ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये तो बात हो गई निपिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे आपको, बिल्कुल कहानी की तरह समझाया है आपको। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक तो खैर क्या ही होगा इम्पोर्टेंट, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, प्लांट को अपरूट कर लेते हैं, पूरे प्लांट को ही रूट्स के साथ हम रिमूव कर लेते हैं। कब रिमूव करते हैं, जब प्लांट ड्राइड एंड ब्राउन अपीयरेंस में हो जाता है। प्लांट थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और ब्राउनी इन अपीयरेंस हो जाता है सीड्स। काला चना देखा आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि वाइट चना को भी हम ब्राउन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो कभी होगा ही नहीं। तो हार्वेस्टिंग कब करना है देख लिया आपने। अब यील्ड का बात कर लेते हैं। यील्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है इसका, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ तक हमने पूरे अच्छे से समझ लिया सारे कॉन्सेप्ट्स को। निपिंग ध्यान में रखिएगा, निपिंग क्या है, टॉप का रिमूवल है। क्यों टॉप को रिमूव करते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स टॉप एपिकल ग्रोथ कराने के बजाय लेटरल ब्रांचेज का ग्रोथ कराएं। लेटरल ब्रांचेज से क्या होगा कि ज़्यादा सीड्स मिलेंगे फार्मर को। सो ये तो हो गया अपना सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस। अब थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें भी देख लेते हैं। याद करने में सबसे पहले तो आता है वैरायटीज़ कौन कौन सी है। ऊपर में तो आपको कुछ भी याद करने में दिक्कत होना नहीं चाहिए, वैरायटी देखते हैं इसमें क्या आपको टाइम लगेगा याद करने में। सबसे पहला वैरायटी कौन सा है, विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो विल्ट से ही होता है। विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, एकदम सिंपल सा नाम है इसका, अवरोध, AVRODHI, अवरोधी। विल्ट जो प्रॉब्लम है उसको ये अवरोध करता है, यानी रोकता है, तो वैरायटी का नाम रख दिया गया है अवरोधी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सा आता है, डिजीज़ नहीं प्रॉब्लम ही बोलिए उसको। कौन सा दिक्कत आता है, टॉप पॉड बोरर का, ग्राम पॉड बोरर, तो उसके लिए भी वैरायटी बनाया गया, रेसिस्टेंट टू पॉड बोरर। पॉड बोरर वो कौन सी वैरायटी है, PBG 3। रेसिस्टेंट टू पॉड बोरर अगर पूछे तो PBG 3। एक और वैरायटी के बारे में पूछा जाता है, रेनफेड कंडीशन में कौन सी सबसे बढ़िया होती है, बेस्ट रेनफेड वैरायटी, रेनफेड कंडीशन में ग्रो कराई जाने वाली वैरायटी। तो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूसा से ही निकला है, पूसा 256। और ये पूसा का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, ये पूसा लोकेशन की वजह से पूसा नहीं है, ये पूसा में पी का मतलब है फिलिप्स, और ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, फिलिप्स ऑफ USA पूसा का फुल फॉर्म होता है। एनीवेज वो हम लोग फिर कभी देखेंगे, या फिर जनरल एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में मैंने बताया ही। हम आगे देखते हैं हम वैरायटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी है। यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो अब आएगा, कि कुछ चने जो दिखते हैं वो ग्रीन होते हैं, वो ग्रीन ही बिकते हैं और ग्रीन ही हम उनको कंज्यूम करते हैं। वो वैरायटी कौन सी है जिसमें ग्रेन्स ग्रीन रहते हैं, ग्रेन्स रिमेन ग्रीन। हार्वेस्टिंग के टाइम भी ग्रेन्स उसमें ग्रीन ही होते हैं, उसमें ग्रेन के ब्राउन होने का वेट नहीं करते हैं, तो वो वैरायटी होती है अपर्णा। उसको हम ग्रीन ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब चूँकि हम पूरी तरह से लेक्चर कंप्लीट ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेक्चर का लेंथ तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट कंप्लीट कर लेते हैं। डिजीज़ भी देख ही लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है विल्ट डिजीज़। विल्ट डिजीज़ ये क्या होता है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है,
ये एक फंगस से होती है, फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन करेंगे। ये फंगस है और ये विल्ट डिजीज़ जो है ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, आपने देखा ही। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ होता है एस्कोचिटा ब्लाइट। एस्कोचिटा ब्लाइट यह एक एयरबॉर्न डिजीज़ है और होता किससे है? एस्कोचिटा रवि से। एस्कोचिटा रवि, रवि क्रॉप पढ़ रहे हैं तो नाम भी आ गया एस्कोचिटा रवि, ये भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा जो डिजीज़ होता है वो है एस्कोलोरोटीनिया ब्लाइट। एस्कोलोरोटीनिया ब्लाइट ये किससे होता है? एस्कोलोरोटीनिया एस्कोलोरिटोरियम। एस्कोलिरोटीनिया एस्कोलोरिटोरम। एस्कोलोरोटीनिया एस्कोलोरिटोरम। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस हमने देख ली। और पिजन पी को किंग ऑफ पल्सेस बोलते हैं, सभी को पता है। तो इस किंग की कहानी अब हमने कंप्लीट कर ली है। होप आप लोगों को लेक्चर याद हो गया होगा लेक्चर के दौरान ही। फिर भी आपको अगर रिवाइज़ करने का मन हो तो इस लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और लेक्चर को रिवाइज़ करना हो तो 2-3 मिनट में आपका किंग ऑफ पल्सेस कंप्लीट हो जाएगा, या किंग ऑफ पल्सेस जिसे हम पिजन-पी बोलते हैं। 2-3 मिनट में आप इसको ईजिली रिवाइज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर कर दो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।